Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you are watching my YouTube channel. एक लंबे अरसे के बाद आज हम दोबारा से पॉडकास्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप किधर गायब हैं, प्रोग्राम्स नहीं आ रहे, प्रोग्राम्स नहीं आ रहे, प्रोग्राम्स नहीं आ रहे। तो उन सबको तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि सबने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया और मैंने भी सबको बहुत ज़्यादा मिस किया। और गायब मैं इस वजह से थी कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल पेपर होते थे और चूँकि अब वो ख़त्म हो चुके हैं तो हम जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और कंटिन्यू रखने के साथ साथ हम लाइव प्रोग्राम क्या करेंगे डेली अपडेट न्यूज़ पर। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को वंस अगेन दोबारा सब्सक्राइब कर ले। आज हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर भाई ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई कि आपने हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया रिबाहा आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। बड़े दिनों बाद हमारी दोबारा से बातचीत स्टार्ट हुई है और मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि हम जो है अभिषेक सर भी हमारे साथ होते थे, तो कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं कि अभी वो हमारे इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर के अंदर दोबारा से अभिषेक सर हमारे साथ ही होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। और आपसे मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, बहुत देखने वाले हैं, तो आप भी जो कंटिन्यूसली जो है ना वीडियो बनाया करें, इतनी छुट्टियां ना किया करें। हाँ जी, अब से तो रेगुलर वीडियोस जो है वो हम बनाएंगे और मज़ेदार से पॉडकास्ट रखेंगे और बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। लेकिन उससे जो कंटेंट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको आपको आपके जहन में जो आइडियाज़ हैं वो हमें शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और अभी हमें जो है वो 22 लोगों ने लाइव ज्वाइन किया हुआ है और अंकुर जी का मैसेज है, अरे बाहर जिम ज्वाइन कर लिया। जी हाँ जी, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। सोचा थोड़ी वर्जिश कर लें, अपने आप को फिट शिट करें। और वैसे तो सब कुछ बेड़े गर्क ही चल रही है, लेकिन मैंने कहा चलो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा चलना ही चाहिए ना। तो जोक्स अपार्ट, अब हम जो है वो टॉपिक पे आते हैं, करंट अफेयर्स पे। तो मैंने लास्ट बार लाइव किया था और उसमें मैंने यही कहा था, ईद पर ही लाइव किया था। और बहुत लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं कि एक बड़ी मज़े की बात है कि आप ईद जो है वो लाइव कर रही हैं। और अब मैंने सोचा कि क्यों ना काम जो है वो शुरू किया जाए। और तब मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी कि हम पॉलिटिकल कंटेंट पे बात नहीं करेंगे। और अभी भी कुछ ऐसा ही है कि अब से हम पॉलिटिकल कंटेंट पे बात नहीं करेंगे, लेकिन इंटरटेनमेंट जो है उस पर हम कंटिन्यू करेंगे और साइंस टेक्नोलॉजीज़ और इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। और आज जो है वो हम पॉडकास्ट इसलिए भी कर रहे हैं कि आप लोगों के आइडियाज़ जो है वो हम जो है वो मतलब आपके फीडबैक जो है हम तक पहुंचता रहे और लाइव में पता चले कि नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो किस पर हम करें। तो मुजफ्फर भाई, क्या हालात चल रहे हैं आखिर? और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और हदस जो है इंसान के दिलों में बैठ ही जाते हैं, तो फिर चीज़ें करना थोड़ी सी मुश्किल भी हो जाती हैं। आप बताएं कि क्या आखिर चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट था रशिया में, उनको हाई सिविलियन अवार्ड दिया गया। इस पर आपकी क्या थॉट्स हैं और जियोपॉलिटिकल वे में इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं, उनका कोई ना कोई दोस्त होता है। भारत का जो सबसे करीबी दोस्त है वो रशिया है, ये सारी दुनिया जानती है। और रशिया का सबसे करीबी दोस्त जो है वो भारत ही है। तो जब और इस वक्त जो पुतिन के अगर कोई करीबी सबसे एक गैर मुल्की हुक्मरान देखा जाए, जो दोस्त है, जो भाई है, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। तो जब नरेंद्र मोदी जी रशिया जाएंगे और भारत का जो एक तीसरी दफा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया जाएगा, तो उसको मेरे ख्याल में यही डिजर्व करता था कि उनको सबसे जो बड़ा अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड, वो दिया जाए। तो उन्होंने दिया। इसमें कोई मेरी नज़र में कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है कि नहीं, क्योंकि उनका देखिए सबसे क्लोज फ्रेंड जो है, सबसे प्यारा दोस्त, सबसे जो जिगरी दोस्त है रशिया का, वो भारत ही है। अब ये देखें कि अभी हाल ही में जब वो वहाँ विजिट पर थे, तो उनको अपने घर ले जाया गया, पुतिन अपने घर ले जाए, वहाँ पर गपशप लगाई, नाश्ता इकट्ठे किया, दोपहर का खाना, सारी चीज़ें एक साथ चलती रही। तो इस तरह ही वो उन्होंने बिहेव किया जैसे कि उनका कोई
जो है वो पुराने वक्तों का जो उनका स्कूल फेलो जो है या क्लास फेलो जो है वो उनको बड़े अरसे बाद मिलने आया और वो अपने घर ले गए हैं और उनके साथ जो है वक्त बिताया है और उनको अवार्ड दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यही साबित करती हैं, यही ज़ाहिर करती हैं कि दुनिया में अगर भारत का कोई क्लोज फ्रेंड है तो वो रशिया है, और रशिया का अगर कोई क्लोज फ्रेंड है तो वो भारत। ये दोस्ती है, और दोस्ती में ये एक नुमाइशी तौर पर ज़रूर ये अवार्ड दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल में इस दोस्ती को किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। ना नरेंद्र मोदी जी को किसी अवार्ड की ज़रूरत है कि वो रशिया की तरफ से कोई अवार्ड उनको मिलेगा तो तभी वो उनकी दोस्ती और मज़ीद गहरी होगी। तो मेरे ख्याल में ये ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये है कि जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट और अमेरिका जो उनकी जली पड़ी है और वो जल रहे हैं, जेलसी में फील कर रहे हैं, तो उनको और जलाने के लिए और उनको उनके अंदर जो है वो ये चीज़ बढ़ाने के लिए ये अवार्ड मेरे ख्याल में दिया गया है। और वो इससे काफ़ी परेशान हैं कि ये हम खींच रहे हैं भारत को अपनी तरफ, हम खींच रहे हैं इंडिया को अपनी तरफ, लेकिन ये खींचते जा रहे हैं उधर रशिया की तरफ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा भारत के लिए भी और रशिया के लिए भी एक विजिट है। और इसके अंदर वाली जो बातें हैं अभी खुलकर सामने नहीं है कि कौन कौन सी ऐसी जो प्लानिंग नेक्स्ट की गई है, तो वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है वो खुलेंगी, सामने आएंगी। बहरहाल ये एक अच्छा दौरा था। और वैसे तो इटली गए थे इन्होंने जो अपना थर्ड टर्म के बाद, लेकिन वहाँ पर ये आपको पता है कि वो एक मीटिंग थी, जो मीटिंग में इन्होंने जो G7 की वहाँ पर हिस्सा लेना था। तो ये किसी भी कंट्री का नरेंद्र मोदी जी का पहला दौरा था अपना शपथ जो है लेने के बाद में, और उसका भरपूर जवाब दिया गया रशिया और पुतिन की तरफ से। जी अच्छा मुज़फ़्फ़र भाई, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का जब टेन्योर आया था तब वो रशिया गए थे, और तब रशिया यूक्रेन की जो वॉर है वो वो उसका बेवकूफ़ी थी, वो बेवकूफ़ी थी, उस वक़्त नहीं जाना चाहिए था। हुँ। अगर जाना होता तो सबसे पैसे पहले अगर किसी मुश्किल में रशिया होता, किसी प्रॉब्लम में होता, तो सबसे पहले वहाँ पर जयशंकर जी पहुँचे होते हैं या नरेंद्र मोदी जी पहुँचे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त जाना ये बेवकूफ़ी थी इमरान खान की, कि जो उन्होंने अपने आप को ज़ाहिर ये साबित ये किया कि जी मैं ये देखें जी मैं बहुत बड़ा दुनिया का लीडर हूँ, और वो ये जंग जो है जो होने वाली है उसको उसमें जो है वो मैं जो है वो एक भरपूर किरदार अदा करूँगा, इस जंग को रुकवाने की कोशिश करूँगा और ये करूँगा वो करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि वो एक एक बेवकूफ़ी थी। टाइमिंग हर चीज़ में देखें, पॉलिटिक्स में, जियोपॉलिटिक्स में ख़ास तौर पर टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और टाइमिंग जो वक़्त के ऊपर पत्ता फेंक जाता है वही जीत जाता है। तो इमरान खान ने गलत वक़्त में गलत पत्ता फेंका था और उसका ख़मियाज़ा आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी और जयशंकर जी इन्होंने सही वक़्त में सही फ़ैसले किए, और जिसकी वजह से भारत जो है उसने आप देखें कि जो सस्ता तेल खरीद कर वहाँ से खरीद कर वो यूरोप को अभी भी सप्लाई दे रहा है। तो बहुत सारे फ़वायद भारत ने हासिल किए हैं, इत्मीनान हासिल किया है उधर से रशिया का भी, और यूरोप और अमेरिका की नज़र में भी अपनी इज़्ज़त को बढ़ाया है। जबकि पाकिस्तान ना तो रशिया की नज़र में अच्छा रहा है और ना ही वेस्ट और जो अमेरिका की नज़र में अच्छा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलत फ़ैसला था उस वक़्त उनका जो दौरा करना। जबकि ये सही वक़्त पे सही फ़ैसला जो किया है वो जयशंकर जी और मोदी ने किया है, जिसका वो फ़ायदा जो है भारत अभी भी उठा रहा है। सही। अच्छा, आपको पता है कि यूएस की जानिब से हम काफ़ी सैंक्शंस हैं रशिया पर, और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो मतलब उन्होंने तब भी जो है क्रूड ऑयल ख़रीदा था सस्ते दामों में, जब पीक पे सैंक्शंस की जो तलवार थी अमेरिका की जानिब से रशिया पर। तो उसके बाद हम हमारी हमारी तरफ से भी इस तरह की जो चीज़ें देखने को मिली कि एक गलत मूव लिया गया इमरान खान साहब की जानिब से। आप क्या समझते हैं कि कैसे चीज़ों को बेहतर बनाना चाहिए, कैसे फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को बेहतर बनाना चाहिए हमें, ताकि हम भी जो है वो और मतलब अपने कंट्री को ग्रो ये करवा देखें, सकें? ये बदकिस्मती की बात है, हमेशा से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हम सिर्फ अपनी नंबर गेम के लिए करते हैं कि जी मैं अगर ये दौरा करूंगा तो उसमें मेरी पार्टी का क्या फ़ायदा होगा, मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे पाकिस्तानी अवाम जो है वो कहेंगे जी वाह वाह देखें जी कैसा ज़बरदस्त ने काम किया। यहाँ पर इसलिए काम नहीं किया जाता कि उसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा।
اس کا پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا. ہمارے لیڈر اس طرف بالکل بھی نہیں سوچتے. یہاں پر یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ اب میں رشیا گیا ہوں اور میں بولوں گا کہ جی میں دیکھیں امریکہ کی جو میں نے غلامی جو ہے وہ اس سے اپنے ملک کو آزاد کروانا ہے. اور بھائی امریکہ سے اگر آپ نے غلامی سے نجات دلوانی ہے تو پہلے اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کریں. آپ کے پاس تو آئی ایم ایف کو دینے کے پیسے نہیں ہوتے جو آپ نے انسٹالمنٹ اس کی دینی ہوتی ہے, تو آپ کیسی غلامی سے آپ نجات دلوانا چاہتے ہیں؟ پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں, اپنے آپ کو بہتر کر لیں, اس کے بعد میں یہ غلامیاں یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب جاپان کے اوپر امریکہ نے اٹیک کیا تو جاپان کی اکانومی, جاپان کی ہر چیز جو اس وقت ختم ہو گئی. انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے ہتھیار بنائیں یا فوری طور پر امریکہ کو جواب دیں, یا کہ انہوں نے اپنی محنت کی, انہوں نے اپنی اکانومی کے اوپر فوکس کیا. آپ یہ دیکھیں کہ جاپان جو ہے وہ دنیا کی ایک طاقت بن چکا ہے. وجہ کیا ہے کہ جاپان کی اکانومی اسٹرانگ ہے. اسی طرح دنیا کے جتنے بھی ملک جو اسٹرانگ ہیں, جن کی کچھ جو ہے پوری دنیا کے اندر بات سنی جاتی ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو بھارت دیکھیں اگر دنیا کی اس وقت طاقت بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بھارت کی اکانومی اس وقت دنیا کی تیسرے نمبر پر اکانومی بننے جا رہی ہے. اس وجہ سے کوئی بھی دنیا کا ملک ہے, خواہ وہ امریکہ ہو, خواہ وہ رشیا ہو, خواہ وہ یو کے ہو, فرانس ہو, اٹلی ہو, جاپان ہو, کوئی بھی ملک ہے, اس کی نظر میں بھارت کی ایک الگ ہی جو ہے وہ اہمیت ہے جو ہماری نہیں ہے. بدقسمتی سے میں معذرت کے ساتھ یہاں پر اگر میری بات کسی, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری پوزیشن میں اور انڈیا کی پوزیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. انڈیا اس وقت جتنے بھی ممالک ہیں, خواہ وہ مالدیپ ہو, نیپال ہو, بھوٹان ہو, سری لنکا ہو, بنگلہ دیش ہو, ان سارے ممالک کو وہ ہیلپ کر رہا ہے, ان کی مدد کر رہا ہے جہاں بھی وہ پرابلم میں ہوں. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایون ہمارے ساتھ اس وقت افغانستان ہے, ہم اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. تو ہماری پوزیشن اس وقت ہی بہتر ہو سکتی ہے کہ جب ہماری اکانومی بہتر ہوگی, تو پھر ہی ہماری فارن پالیسی بھی جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس لیول کی ہوگی کہ ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ میں فیصلے کر سکیں, ہم امریکہ کو آنکھیں دکھا سکیں. ہم آئی ایم ایف دیکھیں, ہم اپنی مرضی سے اپنے عوام کو ریلیف دینے سے قاصر ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے جو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آج 2 روپے یونٹ بجلی کے ریٹ بڑھا دو, ہم بڑھا دیتے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے جی 3 روپے یونٹ بجلی کے ریٹ بڑھا دو, ہم بڑھا دیتے ہیں. وہ کہتا ہے جی 7 روپے یونٹ بڑھا دو, وہ بڑھا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی یار 200 یونٹ والوں کے ہم پیسے کم کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم نہیں کر سکتے جب تک آئی ایم ایف ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو ہم اپنی مرضی سے اپنی عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے. تو ہم نے امریکہ کو یا آئی ایم ایف کو یا ورلڈ بینک کو یا یونائٹڈ نیشن کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ یہاں پر باتیں, نعرے, دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں عمران خان کی طرف سے یا اس کی پارٹی کی طرف سے کہ جی اس نے وہ واحد دنیا کا لیڈر ہے کہ جی جس نے یو این کے اندر جا کر اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی. تو کیا رزلٹ نکلا اس کا؟ اسلاموفوبیا کی بات اگر کی ہے تو پاکستان کے اندر اس وقت جو مسائل ہیں, جو ہماری جو مائنورٹی ہے اس کے اوپر جو پرابلم ہے, یا پاکستان کے اندر جو پاکستانی فرقے ہیں, جو مسلمان فرقے ہیں, ان کے ساتھ کیا بہیو کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو منافقت ہیں کہ جو دکھائی کچھ اور جاتی ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے. تو سب سے پہلے ہمارے لیے ہماری پرائیورٹی پاکستان ہونا چاہیے. میں اگر پاکستانی ہوں تو مجھے سب سے پہلے اپنا ملک عزیز ہونا چاہیے, نہ کہ اپنی پارٹی, نہ اپنا باقی چیزیں. تو یہاں پر بدقسمتی سے جو بھی کوئی پارٹی ہے, عمران خان ہے, نواز شریف ہے, بلاول بھٹو ہے, تو ان کو سب سے پہلے اپنی پارٹی, اپنی پاپولیرٹی عزیز ہے اور ملک بعد میں ہے. یہ بدقسمتی ہے. جبکہ اگر ہم ہمسایہ ملک کی بات کریں تو ان کی فارن پالیسی اسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے, اپنی قوم کے لیے کرنا ہے, اپنے عوام کے لیے کرنا. تو یہ فرق ہے وہاں کے لیڈروں کا اور ہمارے لیڈروں کا. یہی وجہ کہ آج ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اور اگر کوئی اچھا لیڈر ہمیں نہ ملا, اچھے فیصلے نہ دیکھنے کو ملے, ہماری اکانومی بہتر نہ ہوئی, ہمارے ملک کے اندر حالات بہتر نہ ہوئے, تو ہم اسی طرح رہیں گے. 75-76 سال ہو گئے ہیں کہ ہم نیچے سے نیچے ہر سال ہمارا جو ہے پیچھے جا رہا ہے. تو کوئی تو فیصلہ ہمیں کبھی نہ کبھی لینا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے بھی سوچیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں آبویسلی بہت چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مظفر بھائی, جو پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو ایک وزٹ تھا, ہائی وے سویلین ایوارڈ بھی دیا گیا,
पुतिन की जानिब से। तो और हमने ये भी देखा कि उन्होंने वहाँ पे एक पीस का भी मैसेज दिया। क्या कहेंगे कि पीस का जो मैसेज है, हम कैसे जो है अपने अपने मतलब एंड से किस तरह पीस को और फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अमन और पीस की बात तो सारे लीडर ही करते हैं, पाकिस्तान के लीडर भी करते हैं, भारत के लीडर भी करते हैं और पूरी दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अभी हाल ही में आपने देखा कि कश्मीर के अंदर 2 अटैक हुए और सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा है। अब इसमें कितनी हकीकत है हम नहीं जानते कि वो लोग कौन थे जिन्होंने किया, लेकिन वो यही चाहते हैं कि दोनों मुल्कों की जो अगर ताल्लुकात कुछ बेहतरी की तरफ है, अगर मोदी जी अपने ज़हन में सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हम अपने जो ताल्लुकात बेहतर करें, तो उसके दरमियान में रुकावट बनना चाहिए। वो बनने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोबारा से वो पाकिस्तान को बोलेंगे जी हाँ, पाकिस्तान के लोग जो है ये काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस तरह के अगर लोग हैं कि जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, उससे बिल्कुल लातल्लकी इख्तियार करनी चाहिए और इस जो मामला है इसको कंडेम करना चाहिए, इसकी जो मजम्मत करनी चाहिए कि कहीं भी अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो हमें इसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। अगर कुछ लोग इस तरह के हमारे नोटिस में हों कि जो दोनों मुल्कों के तल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जो है गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और देखें, हमसाये देखें, एक कहावत है कि आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपने हमसाये नहीं बदल सकते। भारत हमारे हमसाये में मौजूद है, उसने रहना ही रहना है वहाँ पर। तो अफ़गानिस्तान अगर हमारा हमसाया है तो उसने वहीं पे रहना है, ईरान अगर हमारा हमसाया है तो हमें उसके साथ ही रहना है। तो हमें उनके साथ जो हमारे मसले हैं, ईरान के साथ जो मसला है हमारा, अफ़गानिस्तान के साथ जो मसला है हमारा, इंडिया के साथ जो मसला है, वो मसले को टेबल पर बैठकर हल करना चाहिए, ना कि हम ऐसे ही जो है कभी ट्रेड को बंद कर दिया, कभी हमने कोई स्टेप ले लिया, कभी कोई स्टेप ले लिया, तो उसका नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है ना। अगर इंडिया से कुछ सस्ती मेडिसिन यहाँ पर आ रही थी, उसका फ़ायदा किसको था? मुज़फ़्फ़र को फ़ायदा था कि मैं जो ब्लड प्रेशर की टैबलेट खा रहा हूँ, जो मैं जो डायबिटिक की टैबलेट खा रहा हूँ, तो मुझे वो सस्ती मिल रही थी। अगर पाकिस्तान के गरीब लोग को इंडिया से आलू सस्ता आ रहा था तो उसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को था। तो अब क्या है कि जी वो ट्रेड बंद कर दो, इमरान खान ने सबसे पहले जो काम किया जी ट्रेड बंद कर दो। अब क्या है जी, मेडिसिन वो वाया दुबई पाकिस्तान आ रही है, जो एक गोली यहाँ पर 50 पैसे की या 1 रुपए की मिलती थी, अब वही टैबलेट जो है वो 10 रुपए की और 20 रुपए की मिल रही है। तो नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तानी अवाम का हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हमें बात फिर वही है कि वो इमरान खान ने उस चीज़ को देखें, वो आपने बताया कि देखें जी मैंने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया। तो वो पॉपुलैरिटी ज़रूर गेन की, लोगों का एक माइंडसेट ज़रूर इंडिया के खिलाफ उसने बनाया, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान एटलीस्ट जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को वो उठाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि हमें पीछे जो कुछ हुआ उसको भूल जाएं, नए ताल्लुकात इस्तवार करें। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह अभी बने हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था, जाकर वहाँ पर उनको मुबारकबाद देनी चाहिए थी, और ताकि जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो सकें और अच्छे जो ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़ सकें। और देखें, नरेंद्र मोदी जी की अगर पुरानी स्पीच उठाकर देखें तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा था कि आए मुकाबला करें कि हम लोगों को क्या रिलीफ दे सकते हैं, हम गरीब लोगों को कैसे अमीर कर सकते हैं, हम इस मुल्क से गुर्बत कैसे दूर कर सकते हैं, हम इस मुल्क से बेरोजगारी को खात्मा कैसे कर सकते हैं। तो ये मुकाबला करें, आप मुकाबला करें नरेंद्र मोदी का। आप मुकाबला इस तरीके से करें कि अगर वहां पर आवाम को 3 रुपए यूनिट या 4 रुपए या 5 रुपए यूनिट बिजली मिलती है, तो आप बोले कि जी ये देखें हमारे मुल्क में आप 3 रुपए या 5 रुपए दे रहे हैं तो हम 2 रुपए दे रहे हैं। मजा तो तब आया ना। ये क्या हुआ कि जी वहां पर आवाम जो है फायदा दे रही है, सारा कुछ कर रही है, और आप कह रहे हैं कि जी वो गासिब हुकूमत है, वो इस तरह की हुकूमत है। तो मैं कहता हूँ कि फैक्ट एंड फिगर को सामने रखकर अपनी लोगों को जो है वो सहूलतें देनी चाहिए, और सबसे बेहतर यही है कि आप अपने तल्लुकात को हमसायों के साथ बेहतर करें, जो भी मसले मसाइल हैं उसको टेबल पर हल करें, और जो हमसायों को आपसे तकलीफ़ है वो दूर करें, और जो आपको हमसायों से तकलीफ़ है, जैसे हमें जो अफ़गानिस्तान से है कि वो वहाँ से हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो वो उनसे बैठ कर बात करें कि भाई ये लोग जो हैं वो हमारे शहरों के ऊपर, हमारे अवाम के ऊपर आकर जो इस तरह का काम करते हैं, तो उनको मना करें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों को हल होना चाहिए।
दुनिया इस वक़्त जो है वो बहुत आगे की तरफ देख रही है, लेकिन हम अभी भी उन्हीं मसले मसाइल में घिरे हुए हैं जो आज से 15-20 साल पहले थे। तो हमें मेरे ख़्याल में अब जो है वो समझदार होना चाहिए, हमारी हुकूमतों को समझदार होना चाहिए, हमें जो है वो मुल्क के फ़ायदे में और अवाम के फ़ायदे में फ़ैसले करने चाहिए। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र भाई आपके वक़्त का। व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने आइडियाज़ कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।